हेलो, आवाज तो नहीं आ रही बाहर से ज्यादा। मैम। ओके, चलिए ठीक है। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद। ओम का उच्चारण। ओ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now we both palm. Put your palm on your eyes. Now ठीक है। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। कल हमने रिसर्च के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, एक सेकेंड रुकिए, देन विल स्टार्ट द क्लास। बाहर से कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा है? एक्चुअली बाहर थोड़ा शोर है, तो आप लोगों को तो डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है ना? नो मैम। ओके ठीक है। एक सेकेंड रुकिए। स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, बताइएगा हो रही है नहीं। हाँ जी, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या आप लोगों को? हेलो। जी मैम। ठीक जी है। मैम। तो हमने कल रिसर्च के सिलेबस के बारे में पढ़ा कि हमें क्या क्या चीजें आगे पढ़नी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। फिर रिसर्च की कुछ डेफिनेशंस के बारे में हमने पढ़ा था, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था कि रिसर्च क्या होती है। आज हम, चूंकि हम हिंदी वाली बुक को भी फॉलो कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को हिंदी वाली बुक में से भी कुछ चीजें बता दी हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए। तो हिंदी वाली बुक में भी मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ रिसर्च बता दी थी, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बताया था, रेशनलिज्म और एम्पेरिसिज्म के बारे में बताया था क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे रिसर्च के पैराडिग्म या फिर अनुसंधान रूप निर्देशन जिसे हम बोलते हैं, जिनके बेस पे जनरली रिसर्च चलती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत पहले से चलते हुए आ रहा है रिसर्च में अप्रोच। इसको हम बोल सकते हैं रिसर्च के दो एस्पेक्ट, ठीक है। हम जब भी रिसर्च की बात करते हैं तो हमारा ध्यान जाता है साइंस पे। तो इसमें दो पैराडिग्म बताया गया, दो रूप निर्देशन बताया गया कि पहले किस तरीके से रिसर्च थी, अभी उसका क्या रूप हो गया है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक विज्ञान जैसे कि भौतिक, रसायन आदि, या फिर दूसरा होता है सोशल साइंस जैसे इतिहास। इनकी प्रक्रियाओं में अंतर होता है। इसमें पहला पैराडिग्म है आपका पॉजिटिविस्ट पैराडिग्म, जिसको हम प्रत्यक्षवादी रूप निर्देशन कहते हैं। अब ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको इंग्लिश में समझाऊंगी कि ये है क्या, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए। एक एक मिनट हाँ, मैम। एक ये पूछ रहे थे कि ये क्या जो क्या? टॉपिक है हेलो, हाँ, ये जो टॉपिक है मैम फर्स्ट यूनिट से है क्या? क्योंकि मैं आज ही आया हूँ, कुछ ऑफिस की व्यस्तता की वजह से बाहर जाना पड़ा था। अच्छा, टॉपिक कौन सा चल रहा है ये पूछ रहे हो आप? आवाज थोड़ा कम आ रही है राघव जी हाँ, आपकी। एक मिनट, ये पूछ रहे हैं मैम कि ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट यूनिट का है क्या? क्योंकि मैं नहीं, आज ही आया हूँ, कुछ काम से बाहर गया था। ये सेकेंड यूनिट का है और हमारी रिसर्च की यूनिट स्टार्ट हो गई है कल, ठीक है।
तो ये हम आगे पढ़ रहे हैं सेकेंड यूनिट, तो क्लास में आप लोग प्रॉपर रहिएगा जिससे आप लोग को पता चले क्या चल रहा है। तो हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है और सेकेंड यूनिट में हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कल मैंने डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ाया था, आज हम पॉजिटिविज्म मतलब रिसर्च की अप्रोच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या उसके रूप निर्देशन है, कैसे कैसे रिसर्च कहाँ पर लाएगी। पहले कैसा था रिसर्च का व्यू, अभी कैसा पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च चल रही है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि दो तरीके से रिसर्च थी। पहले जो रिसर्च चलती थी या फिर जिसको हम रिसर्च का पास्ट बोल सकते हैं, दैट इज पॉजिटिविज्म। ठीक है, वो पॉजिटिविज्म था जिसको हम प्रत्यक्षवादी रूप निर्देशन बोलते हैं। इसका नाम तो पॉजिटिविस्ट है, लेकिन इनका पूरा ध्यान जो है वो साइंस पर था। इनका मानना केवल था कि जो चीजें होती हैं वो साइंस से होती हैं, सब कुछ साइंस से आधार पर चलता है। ठीक है, इनके अनुसार सामाजिक विज्ञान में शोध वैसे ही होना चाहिए जैसे प्राकृतिक विज्ञान में होता। मतलब कि इनका मानना है जो चीजें नेचुरली हम देखते हैं उसको हम सामाजिक रूप से भी करें, मतलब कि हर चीज के पीछे हम साइंस ढूंढे। इनका मानना था पॉजिटिविस्ट अप्रोच का कि हर चीज के पीछे कहीं ना कोई साइंस होता है। तो वो साइंस क्या है आपको पता करना है। जैसे गॉड है तो गॉड के पीछे का साइंस क्या है। ठीक है, तो इन्होंने सारी चीजों को साइंस के बेस पे बताया, इन्होंने शोध पर ध्यान दिया। इनके अनुसार शोध यथासंभव संरचित होनी चाहिए। इनका मानना था कि कुछ भी चीज हो वो शोध के अनुसार होनी चाहिए और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होने चाहिए। और इनका मानना था कि चीजें बोल कर नहीं होनी चाहिए, हर चीज की क्वांटिटी पता, जैसे क्वांटम थ्योरी हो गई आपकी, न्यूटन का लॉ हो गया, तो उन्होंने हर चीज को क्वांटिटी के बेस पे बताया, हर चीज के लिए एक न्यूमेरिक बताया है। तो इस अप्रोच का मानना था कि हर चीजें मात्रात्मक होंगी। मात्रात्मक मतलब याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन भी आया है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन से पैराडिग्म को फॉलो करती है। तो आप याद रखना, क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक शोध कहीं पर भी आए या अनुसंधान कहीं पर भी आए तो याद रखना पॉजिटिविस्ट, क्योंकि क्वांटिटी मतलब नंबर, मतलब न्यूमेरिक, और न्यूमेरिक मतलब जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं 1 किलोग्राम शक्कर दीजिए, आप उसको बता सकते हैं, लेकिन उस शक्कर में कितने दाने हैं उसको काउंट करना मुश्किल है। तो शक्कर की क्वालिटी मैं बता सकती हूँ कि शक्कर मीठी होती है, तो उसकी क्वालिटी बताना कौन सा हो गया, क्वालिटेटिव रिसर्च। लेकिन उसको मात्रा में बताना उसका क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गया। ठीक है, तो इनका मानना था जो भी चीज होती है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, उनको हम माप पाए, हर चीज को माप सके। ठीक है, अनुसंधान मात्रात्मक होना चाहिए। इसका वर्णन अनुसंधानों के प्रकार के अंतर्गत बताया गया। जब हम अनुसंधान के प्रकार पढ़ेंगे तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टाइप पढ़ेंगे हम क्या क्या होते हैं। ठीक है, डिटर्मिनिज्म या नियतिवाद का अर्थ है कि घटनाएं अन्य परिस्थितियों की वजह से ही घटित होती है। इनका ये डिटर्मिनिस्ट को मानते हैं, ये भविष्यवाणी इन सब चीजों को इतना वो नहीं करते। इनका मानना है कि हम चीजों पे कंट्रोल कर सकते हैं, जो चीजें हैं वो साइंस के द्वारा कंट्रोल पर है। ये सिक्स सेंस को नहीं मानते कि कोई इंट्यूशन होता होगा, भगवान होता है, ऐसे नहीं। इनका मानना है जो चीज हम प्रूफ कर सकते हैं वही चीजें होती है। इसलिए भविष्यवाणी और नियंत्रण के उद्देश्य से कारक करनी संबंध को समझना आवश्यक है। इसलिए ये जो भविष्यवाणी ये सब चीजें होती है ना, इसमें भी ये नंबर होता है, इसलिए इनको ये मानते हैं कि भविष्यवाणी में नक्शा चलते हैं, हमारा न्यूमेरिक चलता है और उसके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्शन करते हैं कि आगे क्या होगा। अगर ये कोई चीज हो रही है तो इसके पीछे का कारण क्या होगा। तो इन्होंने पॉजिटिविस्ट अप्रोच जिन्होंने दिया, उन्होंने बताया, जनरली ये जिन्होंने दिया था मैक्स वेबर थे, इन्होंने बताया कि हर चीज के पीछे साइंस है। हमारा ब्रेन साइंस की चीजों पे काम करता है, मतलब कि हमारा ब्रेन चीजों को प्रूफ कर सकता है, चाहे हमने देखी हो चाहे ना देखी हो, चीजें प्रूफ हो सकती है। ठीक है, और प्रत्यक्ष जो चीजें हैं उन्हीं पे ये ध्यान देते थे, इसलिए इसको हम प्रत्यक्षवादी रूप सिद्धांत बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरप्रिटेटिव, जिसको हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि इसके जैसा ही आपका होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा लिखा हुआ तो बता देती हूँ। इसको हम गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित समझते हैं। इंटरप्रिटेटिव मतलब होता है पोस्ट पॉजिटिविस्ट, मतलब कि अब देखा गया बहुत सारे लोग आए बाद में, उन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि साइंस ही सब कुछ हो। ठीक है, साइंस के अलावा भी हमारे अनुभव भी कहीं ना कहीं काम करते हैं, हमारी इंद्रियां भी कहीं ना कहीं काम करती हैं। ठीक है,
तो इन्होंने बोला कि जरूरी नहीं कि साइंस ही हो, कुछ चीजें जो है उससे परे भी हो सकती है, किसी के गुण के आधार पर भी हम रिसर्च कर सकते हैं। तो इन्होंने शोध को क्या कर दिया और फ्लेक्सिबल बना दिया। इनका शोध प्रारूप क्या हो गया, लचीला हो गया। गुणात्मक अनुसंधान की विस्तृत चर्चा भी अनुसंधान के टाइप पे दी गई है। ठीक है, तो ये भी हम टाइप में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका बताया गया कि नेक्स्ट परीक्षा में वेस्ट हैंड रूप प्रदर्शन का प्रश्न पूछा गया है, जो कि व्याख्यात्मक रूप जैसा ही है। मतलब कि इन्होंने वेस्टर्न रूप प्रदर्शन, मतलब वेस्टर्न मतलब कि पोस्ट जो वेस्टर्न पैराडिग्म हमारा होता है उसके बारे में पूछा, और वो सेम टू सेम इंटरप्रिटेटिव ज्यादा होता है। ठीक है, और ये जो दिया गया था ये मैक्स वेबर ने दिया गया है, मैक्स वेबर ने दिया है। ठीक है, कौन सा, इंटरप्रिटेटिव पैराडिग्म। ठीक है, अब देखो इसमें हम पढ़ते हैं दूसरा हमारा पॉजिटिविज्म के बाद आता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, इसमें थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें हैं, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। चलो पहले मैं पूरा हिंदी से पढ़ा देती हूँ, फिर पूरा इंग्लिश से पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलेगा? हेलो, जी मैम। जी मैम, चलेगा। यस मैम। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं पहला प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद, मतलब कि पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के जो अप्रोचेस हैं वो है क्या एक्चुअल में दोनों। अभी तो मैंने आपको बस थोड़ा सा बताया पोस्ट पॉजिटिव पैराडिग्म के बारे में, अभी हम पोस्ट पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को थोड़ा डीप पढ़ेंगे होता क्या है। तो पॉजिटिविज्म जो है वो 19वीं शताब्दी में अगस्त कॉम्टे ने दिया था। ये फ्रांसीसी दार्शनिक या फिलोसोफर थे जिन्होंने पॉजिटिव फिलॉसफी में लिखा और उसमें अपने पॉजिटिविस्ट के बारे में इन्होंने दिया। तो इन्होंने बताया, कॉम्टे ने इस शोध से संबंधित धर्मशास्त्र तुल्य चरण को 3 भाग में बांटा। इन्होंने पॉजिटिविज्म को 3 तरीके से बांटा। पहला होता है आपका एनिमिज्म, जिसको हम जीववाद बोलते हैं कि जीव जो है चूंकि वो हमें दिख रहे हैं इसीलिए वो यहाँ पर एग्जिस्टेंस में है और हम उन पर काम कर सकते हैं। दूसरा बहुदेववाद मतलब पॉलिथिज्म, और एकेश्वर भाव मतलब की मोनोथिज्म। तो ये आप कुछ ज्यादा नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, बस 3 शाखाएं आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इनका मानना था कि जो भी व्यक्ति होता है, जो भी ह्यूमन होता है, वो इन तीनों से होकर गुजरता है। और बताया कि अगर व्यक्ति समाज में रहना चाहता है तो उसकी 3 अवस्थाएं होती है। पहला धर्म भीरु या मिथ्यापूर्ण अवस्था, मतलब कि जिसमें हम स्यूडो चीज समझते हैं। अगर मैं किसी संसार में रह रही हूँ तो मैं 3 अवस्था को देख कर रह रही हूँ। पहला तो जो चीज गलत है उसको भी सही समझ रहे, जिसको हम बोलते हैं मिथ्यापूर्ण या धर्म भीरु। इनका मानना था जो धर्म की चीजें होती हैं हम उन्हें मान लेते हैं बिना साइंस को लगाए पीछे। ठीक है, तो इनका मानना था कि मिथ्यापूर्ण चीजें हैं ये। दूसरा इन्होंने बताया आदि भौतिक चीजें। आदि भौतिक मतलब जैसे आदि दैनिक होता है, वैसे आदि भौतिक मतलब जो आसपास हमारे है। भूत मतलब यहाँ पर चुड़ैल वड़ैल से नहीं, यहाँ भूत मतलब है जो व्यक्ति विशेष जानवर इन लोग होते हैं। इन्होंने बताया कि एक तो पहली चीज होती है जिसपे विश्वास करता है व्यक्ति, उसकी बुद्धि 3 चीजों पे लगती है। पहला मिथ्यापूर्ण चीज पे, दूसरा आदि भौतिक जिनको हम देख सकते हैं, और तीसरी आती है वैज्ञानिक। 3 अवस्थाएं व्यक्ति के जीवन में मानव की बुद्धि का विकास करती हैं और मानव की वृद्धि के द्वारा ये 3 अवस्थाएं चलती है। इन्होंने इसके बारे में बताया है। ठीक है, प्रत्यक्षवाद एक साझा विश्व दृष्टिकोण है। ये एक ग्लोबल एक्सपोन है आपका, जो एक ही अनुशासन और मान्यताओं के मूलों पर प्रतिबद्ध। इनका एक ही चीज मानना है, इनका एक रूल होता है, उनको मानना है। रूल क्या है कि जो भी समस्या है उसका समाधान है, और उसका साइंटिफिक समाधान या किसी भी प्रॉब्लम का समाधान होता है तो हम उसको कर सकते हैं। तो इनका मानना था कोई भी समस्या है उसका समाधान किया जाता है थ्रू द साइंस। ठीक है, प्रत्यक्षवादी शब्द का कोई नकारात्मक अर्थ नहीं है। दर्शन शास्त्र में प्रत्यक्षवाद मुख्य रूप से इस विचार का पालन करता है कि अवलोकन, या हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो वो इंद्रियों और मीजर, मतलब कि इनका मानना है जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं उनके द्वारा हम जो चीज देखते हैं वही सत्य है। जैसे कि आंखों के द्वारा जो देखा वो सत्य है, कान के द्वारा जो सुना वो सत्य है। जैसे लोग बोलते हैं ना मुझे भगवान शिव दिखे थे, अब भाई जिसको दिख गया ठीक है, लेकिन इंद्रियों से क्या उन्हें देखा जा सकता है? नहीं देखा जाता, कान से नहीं। तो इनका मतलब जो चीज है प्रूवन वही सब कुछ है,
और हमारी इंद्रियां और मेजरमेंट के आधार पर हम चीजों को करेंगे और इनका तथ्यात्मक ज्ञान प्रस्तुत होता है। मतलब आप इस अप्रोच को सीधे सीधे बोल सकते हो कि ये फुली साइंटिफिक बेस्ड थी रिसर्च, सॉरी पैराडाइम, ये पूरी साइंटिफिक बेस्ड है। और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म आया उन्होंने थोड़ा सा सुधार किया, उन्होंने बोला ऐसा नहीं है भाई कि सब कुछ उसमें नहीं होता, अभी आगे पढ़ा रही हूँ चाहिए। फिर जो प्रत्यक्षवाद होता है वो क्वांटिटी को मानता है, क्वांटिटी मतलब न्यूमेरिक को मानता है। ये क्या करता है, सांख्यिकी विश्लेषणों को जन्म देते हैं, जैसे कि डेटा को संग्रह करना, डेटा को डिस्क्रिप्शन करना, कोई भी चीजें जो हो रही हैं उनको डेटा के रूप में बताना। ठीक है, तो ये साइंस में न्यूमेरिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया प्रत्यक्षवाद पर आधारित 3 सिद्धांत का वर्णन यहाँ पर किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन ध्यान से सुनना। ठीक है, इन्होंने बताया विज्ञानों में जांच के तर्क में कोई अंतर नहीं। जैसे मान लीजिए मैं कोई टेस्ट कर रही हूँ, जैसे आप लोग टेस्ट पढ़ोगे आगे चल के, तो वेरिएबल की वैलिडिटी और वेरिएबिलिटी होती है। अगर एक चीज वैलिड है यहाँ पर तो वो आगे भी, जैसे आधार कार्ड आपका वैलिड है, आप चाहे मध्य प्रदेश में रहो चाहे छत्तीसगढ़ में रहो, आपके नाम पर आपके जन्मतिथि पर आपका एक आधार कार्ड है, चाहे मैं जितने बार भी चेक करूंगी आप वैलिड रहोगे। तो इन्होंने बताया कि जो चीज साइंटिफिकली प्रूवन होती है वो चेंज नहीं हो सकती। अगर वो अभी एक रिजल्ट दे रही सैमसंग तो वो कल भी एक रिजल्ट देगी, उसकी रिलेबिलिटी होगी, उसकी वैलिडिटी होगी, इनका मानना ये है। और वही चीज साइंटिफिक है जो कि हर क्षण एक ही आंसर दे सके। अगर मैं a+b का फॉर्मूला लगा रही हूँ तो ये आंसर आना ही चाहिए, चाहे मैं लगाऊं चाहे सामने वाला व्यक्ति लगाए चाहे कोई भी लगाए, अगर वो सेम रूल फॉलो कर रहा है तो आंसर आएगा ही आएगा। दूसरा, व्याख्या करना और भविष्यवाणी करने का प्रयास। तो इनका मानना है कि जो भी चीजें हैं हम बोल बोल कर नहीं कर सकते, लेकिन जैसे इसरो हो गया या कोई भी साइंस हो गया, तो ये चीजों को नंबरिंग के तौर पर पहले देखते हैं, फिर उसको डिस्क्रिप्टिव करते हैं और फिर उसको फ्यूचर एग्जिस्टेंस देखते हैं। जैसे कि वेदर फॉरकास्ट हो गया, ठीक है, देखते हैं भाई कि कितने सेंटीमीटर से बारिश आ रही है, कितनी ह्यूमिडिटी लेवल है। आप जब देखोगे रेन फोरकास्ट तो उसमें आपको अलग अलग चीजें दिखाते हैं। तो ये क्या करते हैं, भविष्यवाणी करने का प्रयास करते हैं। यह प्रेरक तर्क मुख्य दृष्टिकोण है। प्रेरक तर्क मतलब ये इंडक्टिव रीजनिंग। अब एक चीज और याद रखना, ये इंडक्टिव पे आधारित है और परिकल्पना या हाइपोथेसिस की प्रक्रिया के दौरान परीक्षण किया जाता है इनका। इसमें एक चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, एक सेकंड रुको, कहाँ गया भाई, इंडक्टिव डिडक्टिव में थोड़ा सा इसमें गलत लिखा हुआ है, ये डिडक्टिव होता है क्योंकि सारी रिसर्च जो होती है क्वांटिटेटिव और डिडक्टिव होती है। ठीक है, अभी मैं जब आपको डिडक्टिव इंडक्टिव पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इतना छोड़ो, इसमें लिखा है परिकल्पना को प्रक्रिया के दौरान परीक्षण किया जाता है। इसमें जैसे हमने कोई हाइपोथेसिस बनाई, अभी जब मैं आपको रिसर्च के स्टेप पढ़ाऊंगी तो रिसर्च स्टेप में एक एक करके हाइपोथेसिस 2 जगह आती है। हाइपोथेसिस मतलब मैंने आपको बताया था, हमने कोई परिकल्पना कर ली, जैसे मैंने बादल देखा और मैंने बोला कि कल शायद बारिश हो सकती है, बादल घने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या की, हाइपोथेसिस की। अब बादल अगर दिख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि बस केवल बादल आए हो, बारिश ना हो, बारिश छट जाए, नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है। तो हम क्या करते हैं, इनको जो भी हाइपोथेसिस को बनाते हैं इसकी टेस्टिंग भी करते हैं। तो जब हाइपोथेसिस रिसर्च में बनाई जाती है उस समय पर ये क्वालिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव मतलब ये एक स्टेटमेंट फॉर्म में होती है और ये टेंटेटिव होती है, मतलब पूरी तरीके से निश्चित नहीं होती। हम एक संभावना लगाते हैं, एक संभावित रिजल्ट बताते हैं, लेकिन आगे चलकर जब हमारे पास डेटा आ जाता है फिर हम क्या करते हैं। अब देखो, हमने तो संभावना बताई, वेदर फॉरकास्ट वाले एकदम 90% चीजें सही बता देते, भाई ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नंबरिंग का यूज किया, उन्होंने उस चीज को टेस्ट किया, उसके लिए मेजरमेंट लगाए। ठीक है, अलग अलग, हम तो मेजरमेंट नहीं लगा रहे, हम तो बादल देख के बता रहे, लेकिन वो मेजरमेंट लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम कोई भी हाइपोथेसिस को प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, ऐसी कोई वर्ड नहीं बता देते। ठीक है, फिर सामान्य ज्ञान जिसको विज्ञान में अलग रखा जाता है, मतलब कॉमन सेंस को शोध निष्कर्षों को पूर्वाग्रह करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इनका मतलब है कि कॉमन सेंस की बात बस पे ध्यान नहीं देते। इनका मानना है कि साइंस होना चाहिए, कॉमन सेंस का साइंस भी होना चाहिए। और ये विज्ञान को मूल्य मुक्त माना जाता है, वैल्यू फ्री माना जाता है कि विज्ञान ही सब कुछ है। ठीक है, इनसे संबंधित
कुछ वर्ड है जिसके बारे में आपको पूछा जा सकता है कि इस वर्ड का क्या मतलब होता है। तो आप याद रखिएगा, प्रत्यक्षवादी या पॉजिटिविज्म से रिलेटेड 4 वर्ड दिए हुए यहाँ पर। पहला होता है ऑन्टोलॉजी, ठीक है, हिंदी में ऑन्टोलॉजी लिखा है। यह सामाजिक वास्तविकता की प्रकृति है कि जो भी चीजें हमें समाज में दिख रही है, क्या वो सच्ची है, वास्तविक है, स्वतंत्र है। एक सच्ची वास्तविकता या कर्मय वस्तु या आदेशित। ऑन्टोलॉजी मतलब होता है समाज की वास्तविकता को जो बताए उसको हम ऑन्टोलॉजी बोलते हैं। समाज में जो भी चीजें हैं, या फिर जिसको हम सार्वभौम सत्य बोलते हैं। समझ में आया? समझ में आया भाई? हेलो, आवाज आ रही मेरी? नहीं है। नहीं आया ना? हाँ, इसलिए बोल रही हूँ। हेलो, हाँ, तो बता आवाज आ रही है मैम, पर आवाज आ रही है ना? ठीक है। ऑन्टोलॉजी मतलब होता है जब हम समाज की वास्तविकता के बारे में पढ़े कि समाज में ये चीजें ट्रू है, तो समाज से रिलेटेड या सामाजिक रूप से या ग्लोबल लेवल पे हम कोई भी चीजें जब पढ़ते हैं, उनकी वास्तविकता की बात करते हैं, उस टर्म को हम ऑन्टोलॉजी बोलते हैं। मतलब कि समाज की वास्तविकता का ज्ञान कराने वाली चीज को हम ऑन्टोलॉजी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं जीव विज्ञान, जीव के बारे में जो बताती है वो क्या होती है? वो बायोलॉजी होती है। वैसे ही समाज की वास्तविकता को जो बताता है दैट इज ऑन्टोलॉजी। अब हम बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कल मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी के बारे में। मेटाफिजिक्स मतलब अस्तित्व को जानने की जिज्ञासा, मतलब कि जो भी तत्व है किसी चीज या मेरा एग्जिस्टेंस है तो वो क्यों है, कैसा है ये। अब ये मेरी जिज्ञासा है, इनको मैं किसके द्वारा फुलफिल करूं? तो उसका जो सोर्स होता है, जो ज्ञान प्राप्ति का ढंग होता है कि मैं चीजों को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ, उसको हम बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। जैसे कि मुझे अगर पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि जी के बारे में पढ़ना है, या फिर मुझे समाधि के बारे में ज्ञान करना है, तो ज्ञान, ये मेरा क्या है? जिज्ञासा, ये मेरा मेटाफिजिक्स है। लेकिन मैं उसको प्राप्त कैसे करूं? तो मैं पतंजलि योग सूत्र की बुक उठाऊंगी, या फिर पतंजलि जी से डायरेक्ट मिल तो सकती नहीं क्योंकि वो है नहीं, तो डायरेक्ट मिलने की कोशिश करूंगी। तो जहां से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं या जिस ढंग से प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करने की जो पद्धति होती है उसको हम एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। ये वैज्ञानिक पद्धति भी हो सकती है, अवलोकन योग हो सकती है, औसत दर्जे के तथ्य हो सकते हैं, कानून की तरह सामान्यकरण हो सकता है, संख्याओं पर ध्यान हो सकता है या स्पष्टीकरण हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी क्या करता है? ये व्यक्ति की वैल्यू से संबंधित होता है। व्यक्ति के नैतिक मूल्य क्या है, इनकी प्रणाली क्या है, मूल्य मुक्त शोध जैसे हो गए हमारे, इथिकल कंसिडरेशन हमारी हो गई, इन सबको हम एक्सियोलॉजी बोलते हैं। एक्सियोलॉजी मतलब याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे। एक्सियोलॉजी मतलब जहां पर हम नैतिकता और मूल्य प्रणाली की बात करें। एक सेकंड रुकना। समझ में आया इतना? अब हम बात करते हैं कार्य प्रणाली या शोध पद्धति की, दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है? हमने जो भी रिसर्च की उसको करने की तकनीक क्या थी। ये एक ऐसा प्रतिमान है जो हमें कुछ प्रश्न पूछने, उन्हें व्यवस्थित जांच के उचित दृष्टिकोण का उपयोग करने में बताता है कि मैंने क्या क्या मेथोडोलॉजी यूज की। जैसे मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ तो मैंने क्या वेरिएबल लिए, मैंने कहाँ से डेटा कलेक्ट किया, मैंने किस पॉपुलेशन को लिया, इस हमें दुनिया का अध्ययन कैसे करना है, या हमें क्या चीज कैसे उपयोग में लानी है इन पर्सपेक्टिव ऑफ रिसर्च, उसको हम बोलते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। हमने जो जो मेथड यूज किए उसको लिखते जाना रिसर्च मेथोडोलॉजी कहलाता है। समझ में आया इतना? आया भाई? हेलो, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस। ओके। अब हम बात करते हैं आगे लिमिटेशन ऑफ पॉजिटिविज्म। क्या क्या लिमिटेशन है इसकी, ये मैं इतने बारीकी से इसलिए पढ़ा रही क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पढ़ना जरूरी है। लिमिटेशन क्या है? अब इन्होंने देखा कि ये जो साइंस था ये तो केवल भाई हर चीज को प्रूफ करने में ही लगा हुआ था, बट कुछ चीजें ऐसी भी हैं
जो प्रूफ नहीं की जाती है, ठीक है, जिसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास मेजरमेंट नहीं है। मान लो मुझे किसी की ईमानदारी प्रूफ करनी है, तो क्या मैं उसके लिए कोई मेजरमेंट लगा सकती हूँ? नहीं लगा सकती। मतलब कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसमें हम कुछ चीजों को नहीं प्रूव कर सकते, तो इनकी कुछ लिमिटेशन है। जैसे कि प्रत्यक्षवाद ज्ञान के एक वैध स्रोत के रूप में अनुभव पर निर्भर करती है। इनका मानना है जो चीज वैलिड है उन्हीं को हम मानेंगे। जैसे अगर मैं आकाश को महसूस नहीं कर पा रही, इसका मतलब आकाश नहीं है। मैं जल देख पा रही हूँ, अग्नि देख पा रही हूँ, वायु को नहीं देख पा रही, वायु को महसूस कर पा रही हूँ, चलो ठीक है, लेकिन आकाश को मैं नहीं समझ पा रही, क्या है वो स्पेस, क्या है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो जो, या फिर मुझे इंट्यूशन नहीं समझ में आया, तो इनका मानना था जो चीजें वैलिड है वही हम अनुभव कर सकते हैं, उन्हीं पर रहता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। इसका मानना है कि सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को व्यक्तियों या व्यक्तियों के बीच संबंधों के कार्यों की एक निश्चित भिन्नता के रूप में माना जाता है। कि जो भी चीज हम कर रहे हैं वो व्यक्ति विशेष के अकॉर्डिंग करते हैं। हर व्यक्ति चीजों को भिन्न भिन्न रूप से उसमें कोरिलेशन बनाने की कोशिश करता है। दूसरा, बिजनेस स्टडीज जैसे अध्ययनों में प्रत्यक्षवाद को अपनाने पर इनकी आलोचना की जा सकती है। ये तब काम आ सकता है जब हम बिजनेस स्टडीज में या किसी चीज में इसका उपयोग करें, सभी जगह इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। कभी कभी जो प्रत्यक्षवाद है वो तत्व मीमांसा मतलब मेटाफिजिक्स की अस्वीकृति करता है। जैसे कि हमारा एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, हम क्यों आए, कहाँ से आए, हमारा अस्तित्व क्या है, इन सब चीजों को ये कभी कभी नहीं मानता। यह एक ऐसी स्थिति है जो धारण करती है कि ज्ञान का लक्ष्य केवल उन घटनाओं का वर्णन करता है जो हम अनुभव करते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका मानना है कि ज्ञान का लक्ष्य वही है या ज्ञान वही है जो हम अनुभव कर पाते हैं, अनुभव से परे जो चीज है वो है ही नहीं। इनका मानना ऐसा है, ठीक है। तो इनके बाद एक दूसरे रिसर्च की अप्रोच बनी जिसको हम अभी फॉलो कर रहे हैं, जो अभी चल रही है हमारी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो प्रत्यक्षवाद के प्रचलन के बाद कोलिंस के अनुसार हम 4 समाजशास्त्री परंपराओं को निम्न भागों में वर्णन करते हैं। इनका मानना है, इन्होंने 4 चीजों को बताया, इसको भी नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे कि हमारा उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या होता है, ऊपर का पढ़ने का नहीं कि क्या क्या। उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण पद्धतिगत बहुलवाद मतलब कि मेथोडोलॉजिकल प्लूरल का समर्थन करता है। इनका मानना है कि जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जो है शोध पर आधारित हो, लेकिन शोध भी एक चीज है, शोध के साथ अदर चीजों को भी जोड़ना इन्होंने माना, ठीक है। यह इस धारणा पर आधारित है कि किसी विशेष अध्ययन में लागू की जाने विधि का चयन शोध प्रश्न के आधार पर किया जाता है। कि हम जो भी क्वेश्चन या जो भी रिसर्च बना रहे हैं वो रिसर्च क्वेश्चन पर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्णित अनुसंधान एक उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण का अपना लेता है। ऐसी स्थिति में इंटरप्रेटिव रिसर्च को 2 प्रकार से अलग है। इसको जनरली आप बोल सकते हैं इंटरप्रेटेटिव रिसर्च, जो कि मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च आप लोगों को बोला था, ठीक है। समझ में आया भाई? अभी मैं इसको इंग्लिश में पढ़ाऊंगी कि होता क्या, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हेलो हेलो जी मैम। अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा इंग्लिश में देखेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलो अब हम बात करते हैं पॉजिटिविज्म की फिर से। पॉजिटिविज्म हैज इट्स रूट्स इन साइंटिफिक रिवॉल्यूशन ऑफ एनलाइटमेंट। इनका मेन क्या है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ये केवल साइंस पर आधारित होते हैं। पॉजिटिविज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया that we can come to know fact about the natural world through the experience of it। हम ये ऐसे आइडिया को मानता है, ऐसे फैक्ट को मानता है जिसको हम अनुभव करते हैं हमारे आसपास के प्राकृतिक संसार से। हम जिस चीज को अनुभव कर पाते हैं वो चीजें हैं, ठीक है। द प्रोसेस दैट सपोर्ट दिस आर लॉजिकल। ये लॉजिकल चीजों पर रखी, ऐसे नहीं कि कुछ भी है, लॉजिक की बात करते हैं कि क्यों है ऐसा, एनालिटिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सिस्टमाइजेशन की बात करते हैं कि कोई भी चीजें ऐसे नहीं अनुभव करते, उसका कोई सिस्टम है। क्या ये आपको बार बार अनुभव हो रहा था? तभी आजकल जो साइकोलॉजिकल, पहले क्या होता था कि मैं भगवान से बात कर रही हूँ, आज अगर आप बोलो कि मैं भगवान से बात कर रही हूँ तो ये साइकोलॉजिकल डिसीज है जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, ठीक है। तो आज बहुत सी चीजों में अंतर देखा गया है। Through this process of empirical analysis, positivist aims to arrive
द डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉ, ये एक डिस्क्रिप्शन का लॉ करते हैं तो चलाते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप एंड मैकेनिज्म दैट गवर्न द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, कि जो भी चीज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनके पीछे क्या रिलेशनशिप है और उनके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, ये केवल उस चीज को देखने का काम करता है पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या करता है, इस रिसर्च अप्रोच को रिजेक्ट करता है और बोलता है कि हर व्यक्ति एक जैसा अनुभव नहीं, इनका मानना क्या है कि हर व्यक्ति के अनुभव एक जैसे होंगे, क्योंकि ये क्या करता है, अनुभव पर आधारित है। तो इनका मानना है न्यूटन ने देखा भैया कि एप्पल क्या हो रहा है, हमारा नीचे जा रहा है तो नीचे ही जाएगा, जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति का अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इन्होंने बोला कि हर इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर का हर सोशल वर्ड के लिए अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल्स नहीं जाती है मंदिर में, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन कोई यूज करते हैं, कोई साइंटिफिकली नहीं जाते, कोई धार्मिक रूप से नहीं जाते हैं, ठीक है, कोई साइंटिफिक रूप को समझते हैं, कोई नहीं समझते, लेकिन जा तो नहीं रहे, सब अलग अलग पर्सपेक्टिव को फॉलो करे। तो इनका मानना था कि हर इंडिविजुअल जरूरी नहीं है एक ही चीज को फॉलो करे, हर व्यक्ति जो सोसाइटी में रहता है उसके अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म आर्ग्यू दैट द आइडियाज एंड इवन द पर्टिकुलर आइडेंटिटी ऑफ रिसर्चर इन्फ्लुएंस व्हाट दे ऑब्जर्व। अगर मान लीजिए 3 लोग एक चीज को रिसर्च कर रहे हैं, जैसे मैं 3 लोगों को एक ही जगह पर भेजू देखने के लिए, जैसे कि अभी लैंडस्लाइड हो रहा है ना, तो मैं भेजू कि भाई देख क्या लैंडस्लाइड का क्या है, तो जरूरी नहीं है कि तीनों एक ही दुकान वाले के पास जाके पूछे, जरूरी नहीं है कि तीनों एक ही लैंडस्लाइड जोन में पूछे। मैं बोलूँ कि उत्तराखंड में लैंडस्लाइड जोन में जाओ, हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार जा सकता है, हर व्यक्ति अलग अलग चीज ऑब्जर्व करेगा, एक ही चीज तो ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो इनका मानना था कि हर व्यक्ति का इन्फ्लुएंस उनके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग होता है, जो भी रिसर्चर होता है, और फिर वो चीजों को अपने अकॉर्डिंग कंक्लूड करते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव था objective answers by attempting to recognize and work with such biases with the theories knowledge and the theories develop। इनका मानना था कि थ्योरी केवल एक चीज पे डेवलप नहीं हो सकती, थ्योरी डेवलप करने के लिए हर व्यक्ति के पर्सपेक्टिव को फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। फिर आता है पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में थोड़ा सा डिफरेंस, तो ये हम पढ़ेंगे हिंदी वाली बुक में, यहाँ पर इंडक्टिव लिखा हुआ है, वही मैं बोलती हूँ इसको आप डिडक्टिव कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो हिंदी में पढ़ेंगे वो भी देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, और जो इंग्लिश में पढ़ेंगे वो देख लीजिएगा। देखो, चूंकि अब मैं आपको बताती हूँ डिडक्टिव इंडक्टिव थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। डिडक्टिव मतलब होता है जो रूल बना दिए गए उसको फॉलो करते हुए ही चीजों को करना होता है डिडक्टिव। इंडक्टिव मतलब होता है कि हम अपने अनुसार कोई नई चीज को डेवलप करें, हम खुद डेवलप करें। डिडक्टिव क्या होता है, जैसे मम्मी ने बोला भिंडी की सब्जी में पहले हमें क्या डालना है, केवल जीरा ही डालना है, हम उसमें सरसों नहीं डाल सकते, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई सरसों डाल के देखते हैं क्या होता है, कैसे बनेगी भिंडी की सब्जी। मम्मी ने बोला भिंडी सब्जी में टमाटर नहीं डाल सकते, हम बनाएंगे टमाटर भिंडी, हमारा मन, हम कैसे बनाए। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म में ध्यान ना, डिडक्टिव क्या होता है, जो रूल जैसे बना दिए गए उसको वैसे ही फॉलो करना। इसमें इंडक्टिव क्या था, चीजों को खुद सीखना, जैसे कि आजकल लोग करते हैं, नोट्स मिल गई सटासट उसी को चेपते जाना। इंडक्टिव कहता है खुद की नोट्स खुद बनाना। इसमें क्या होता है, आपको डिडक्टिव में टाइम कम लगता है, स्मार्ट वर्क करते हैं आप, लेकिन आपको ये चीजें ज्यादा दिन तक याद नहीं रहती। इंडक्टिव जब आप खुद चीजों को करते हो तो आपको चीजें ज्यादा देर तक याद रहती हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। ये क्वांटिटी बेस्ड होती है, आपके पास कम समय पे ज्यादा नोट्स आ सकती हैं, लेकिन आप उन नोट्स को, जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखा नेट के एग्जाम में नोट्स इकट्ठा करने चक्कर पड़ते हैं, हर जगह से नोट बना लेते हैं। अब हर नोट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, या आपने उस नोट को अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज किया, आपके पास है तो बहुत सारा सिलेबस पढ़ने को, बहुत सारा कंटेंट है पढ़ने को, आप पढ़ भी लिए मान लो एग्जाम के पहले, क्योंकि आप सोच रहे भाई कौन बनाएगा इतने कम टाइम में, तो हम दूसरे से मांग मांग के पढ़ लेंगे, खुद नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम ले तो लेते हैं, लेकिन वो चीजें हमें लॉन्ग टर्म तक नहीं आती। वहीं पर जो व्यक्ति खुद बनाता है शॉर्ट फॉर्म में चीजों को, उसको ज्यादा याद रहती है। तो पॉजिटिविज्म जो था वो क्वांटिटी पे आधारित था, ये क्वालिटी पर आधारित है, ठीक है, कि जो भी व्यक्ति रिसर्च करे उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। ये सर्टेनिटी पे आधारित है कि ये चीज होकर रहेगी, ये साइंस बेस्ड है। ये प्रोबेबिलिटी पे आधारित है कि हो सकता है,
जैसे कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैंने खुद बनाया नोट्स, मैंने कहा चलो यार हो सकता है कि मेरा हो जाए, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिविटी पर आधारित होती है। आप याद रखना 3 चीजें आपको बताती हूँ, पॉजिटिविज्म, क्वांटिटेटिव, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रक्चर्ड। ये चीजें कहीं पर भी आए एक साथ रहेंगी, याद रखना। पॉजिटिविज्म, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, ऑब्जेक्टिव मतलब विकल्प के रूप में, ठीक है, और स्ट्रक्चर मतलब जो चीजें संरचित रहती है। तो ये जहां पर भी मिले, किसी भी क्वेश्चन में मिले तो इनको सही करना। और जहां पर भी आपको पोस्ट पॉजिटिविज्म मिले, पोस्ट पॉजिटिविज्म, वहां पर आपको करना है इंडक्टिव, क्वालिटेटिव, ठीक है, और नॉन स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। क्योंकि आप याद रखो, जो भी चीजें हम रूल को फॉलो करते हैं, तो रूल ऐसे तो नहीं बने होंगे, किसी न किसी क्वांटिटीज बने होंगे कि जैसे 1 किलोग्राम में इतने ही ग्राम होंगे, 1 किलोग्राम में हमारे पास इतने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ये हमने करके देखा, हमारे पास रूल बन गया, तो क्वांटिटी हमको मिल गई। सर्टन है कि अगर मैंने आपको बोला 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, जल्दी बताओ। 3000 ग्राम। ठीक है, कितने ग्राम होंगे? 3000। 3000, 3 किलो में। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं आपके पास एक टोकरी में 5 आम है, तो इस पूरे कमरे की टोकरियों में कितने आम होंगे? तो हमें तो नहीं पता भाई, किसी में 10 भी हो सकते हैं, किसी में 11 भी हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हम बोले चलो ठीक है 5 है, तो कमरे में मान लो अगर 20 होंगी तो 20 पंचे 100 हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इतना हो, ज्यादा भी हो सकता है। तो पोस्ट पॉजिटिव क्या प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, ये ऑब्जेक्टिविटी पे काम करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, ठीक है, हम किसी एक को करेक्ट करते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि 2 करेक्ट कर लेते हैं, जो सही होगा देखा जाएगा, हम किसी एक को करेक्ट करते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन आता है, हर व्यक्ति, आप देखो एग्जाम में जो 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव है, अगर मान लीजिए हमारे क्लास में 10 व्यक्ति हैं और 10 के 10 ने इन ऑब्जेक्टिव में 8 क्वेश्चन सही किए, तो कितने नंबर मिलेंगे? हर ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का है, जल्दी बताओ। 8 नंबर मिलेंगे मैम। 8 नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, संगीता ने अलग तरीके से लिखा, राघव ने अलग तरीके से लिखा, ठीक है, रितिका ने अलग तरीके से लिखा, तो किसी को 3 नंबर मिल रहा है, किसी को 4 नंबर मिल रहा है। तो ये हमारे एक्सपीरियंस पे आधारित है, ये हमारी क्वालिटी पे आधारित है कि हम कैसा आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, तो समझ में आया। पॉजिटिविज्म जो होता है वो साइंटिफिक होता है, ये ह्यूमनिस्टिक होता है, ह्यूमन के नेचर पर आधारित होता है। ये डिटर्मिनिस्टिक, ये दृढ़ होता है। ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज हो सकता है। ये एब्सोल्यूट रियलिटी पे काम करता है कि जो होगा रियलिटी वही होगा। ये क्रिटिकल रियलिटी, ये बोलता है चीजों पे घुसो, जरूरी नहीं है कि केवल साइंस ही काम करे। ये प्रोबेबिलिटी सैंपल को लेता है, मतलब कि संभावित चीजों पर काम करता है। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल लेता है, सैंपल मतलब यहाँ पे होगा लोग को कैसे सिलेक्ट करते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड होता है और कंट्रोल्ड होता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड और अनकंट्रोल्ड होता है। इतना समझ में आया भाई? बताइए। हाँ ठीक है, तो आज हम पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म पढ़ेंगे, फिर मैं आप लोग को कल पढ़ाऊंगी आगे का, तो आप लोग यहाँ तक इतना पढ़ के आइएगा। विल मीट टुमारो, ठीक है। चलिए कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palm, put your palm on your eyes, now open it. ठीक है, आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। समझ में आया ना? अपने से भी पढ़ के आना, और नोट्स सभी लोग प्लीज अपने से बनाते रहो।